बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार निवास करता था। उसकी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही थी। उस समय गांव में अद्भुत माहौल व्याप्त था। सभी लोग जमींदार की पत्नी की सेवा सत्कार में जुटे हुए थे। 3 दिन बीत चुके थे और जमींदार के मन में चिंता की लहरें उफान मार रही थी। उसे आशंका थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, और जैसा कि कहा जाता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जमींदार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर बेटी को जन्म दिया और इस संसार से विदा हो गई। घर में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु बेटी के अप्रतिम सौंदर्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसकी सौंदर्य की पराकाष्ठा ऐसी थी कि किसी ने वैसा सौंदर्य न पहले देखा था, न ही कल्पना की थी। समय का पहिया घूमता रहा और वह लड़की 3 साल की हो गई। पड़ोसियों ने जमींदार को आगाह किया कि वह अपनी बेटी का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बेटी रूप की देवी थी। गांववासी और परिवारजन उसे महक कहने लगे। महक का सौंदर्य ऐसा था मानो खुद सृष्टि ने उसे संजोया हो। वह बड़ी होती गई और साथ ही जमींदार की चिंता भी बढ़ने लगी। महक सुंदर तो थी, परंतु उतनी ही भोली भी। कोई भी बात कहने पर वह तुरंत मान जाती। उसकी मासूमियत जमींदार को और अधिक चिंतित कर देती। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी की सरलता का कोई अनुचित लाभ न उठा ले। इस डर से जमींदार ने घर के नियम बहुत कड़े बना दिए थे। महक को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वह हमेशा घर के भीतर ही रहती, मानो उसकी स्वतंत्रता छिन गई हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर किसी का कोई न कोई विरोधी होता है। पड़ोस में रहने वाली सौंधी, जो महक की हमउम्र थी, महक के सौंदर्य से ईर्ष्या करती थी। वह बाहर से तो महक की सच्ची सहेली होने का नाटक करती, परंतु मन ही मन जलती थी। सौंधी महक के साथ खेलती, उसे गांव की बातें बताती जिनमें महक की रुचि नहीं थी। सौंधी की चालाकी ऐसी थी कि वह महक के भोलेपन का फायदा उठाने के अवसर तलाशती रहती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह महक की खूबसूरती का अंत हो जाए और उसकी सच्ची भावनाओं का पर्दाफाश कभी न हो। एक दिन सौंधी महक के पास आई और बोली, महक, तुझे पता है उस पार के बाग के फल कितने मीठे होते हैं? मैं रोज वहां जाकर खाती हूँ। महक ने जवाब दिया, हमारे घर पर भी तो उसी बाग के फल आते हैं, पिताजी ने बताया था। सौंधी ने उसे और भड़काते हुए कहा, अरे पगली, वहां जाकर खाने का मजा ही कुछ और है। चल, आज चलकर देखते हैं। महक ने थोड़ी चिंता जताई और बोली, मैं नहीं जा सकती, पिताजी ने मना किया है। लेकिन सौंधी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि आज बाग के उस पार राजा के सैनिक आने वाले हैं, और वह चाहती थी कि सैनिक महक को देख ले और उसे बलपूर्वक उठा ले जाए। महक ने थोड़ा सोचा और बोली, अगर पिताजी से पूछूंगी तो वो जाने नहीं देंगे। सौंधी ने कहा, उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है, हम चुपके से चले जाएंगे। सौंधी ने घर के नौकरों को बहकाया और कहा कि महक के सिर में दर्द है और वह सो रही है, इसलिए कोई भी उसे परेशान न करे। फिर उसने महक को खिड़की से नीचे उतार दिया और खुद भी उसी खिड़की से बाहर निकल आई। सौंधी की योजना थी कि किसी तरह से सैनिकों की नजर महक पर पड़े और उसका किस्सा खत्म हो जाए। महक, जो बहुत सीधी सादी थी, उसकी योजना से अनजान थी। दोनों बाग में पहुंचे तो महक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बाग में इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे आजादी का मजा ले रही हो, जबकि सौंधी इंतजार कर रही थी कि कब सैनिक महक को देख लें। लेकिन वहां एक अजीब बात हुई। उस दिन वहां से राजकुमार की सवारी निकल रही थी, जिसकी खबर सौंधी को नहीं थी। राजकुमार ने बाग की खूबसूरती देखकर अपनी सवारी रोक दी और बाग में घूमने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि वहां कोई और भी है। सतर्क होकर उसने एक पेड़ के पीछे छिप कर देखा। जैसे ही महक वहां दौड़ती हुई आई, राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। लेकिन जब उसने देखा कि यह एक लड़की है तो उसने उसे छोड़ दिया। महक बुरी तरह से डर गई, लेकिन राजकुमार जैसे उसकी सुंदरता में खो गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। महक जो अपने घर वापस पहुंची तो देखा कि घर में सब परेशान थे। नौकर सजा के लिए तैयार खड़े थे और जमींदार साहब सबको डांट रहे थे। 16 साल की मासूम बेटी बिना बताए घर से गायब थी, इसलिए जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महक ने डरते हुए घर में कदम रखा और देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि महक तो कमरे में सोई हुई थी,
फिर बाहर से कैसे आ रही है? महक ने डर के मारे अपने पिताजी की ओर देखा, जो गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। जमींदार ने जोर से पूछा, कहाँ थी तुम? बिना बताए कहाँ चली गई थी? बेचारी महक की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वह फफक फफक कर रोने लगी। सौंधी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जमींदार जी को महक के भोलेपन का पता था, इसलिए उन्हें समझ आ गया कि जरूर किसी ने उसे बहकाया होगा। उन्हें आज अपनी पत्नी की बहुत याद आई, क्योंकि माँ ही होती है जो बेटी को इस उम्र में सही राह दिखा सकती है। आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। पत्नी की कमी उन्हें आज बहुत खल रही थी। हालांकि उन्होंने महक को कुछ हिदायतें देकर अंदर भेज दिया और महक अपने कमरे में चली गई। उधर राजकुमार अजीत सिंह के मन में उथल पुथल मची हुई थी। 20 साल के अजीत सिंह ने अब तक गुरुकुल की शिक्षा, शस्त्र विद्या और माता पिता का प्रेम ही देखा था, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे। महक के सौंदर्य ने उसे घायल कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक राजकुमार उठकर अपने कमरे में टहलने लगा। उसकी बेचैन चाल देखकर उसकी मां को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पास आकर पूछा, अजीत, तुम्हें नींद नहीं आ रही? राजकुमार चौंक कर बोला, मां, आपने बचपन में मुझे परियों की कहानियां सुनाई थी। क्या परियां सच में होती है? मां ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने सुना तो है, लेकिन देखा नहीं। इस पर राजकुमार ने कहा, मां, आज मैंने एक परी को अपनी आंखों से देखा है। मां को समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, लेकिन रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। राजकुमार ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे महक का चेहरा बार बार नजर आने लगा। वो सारी रात सो नहीं पाया। महक ने भी एक बार अजीत सिंह के बारे में सोचा, लेकिन उसे प्रेम की समझ कहाँ थी। वो तो बहुत भोली थी, कुछ भी नहीं जानती थी। अगली सुबह होते ही अजीत सिंह ने फैसला कर लिया कि वह महक को ही अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। राजा को अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की की खोज की जाए। सैनिकों ने महक की खोज शुरू की, लेकिन ना तो उसका नाम पता था और ना ही उसका ठिकाना। राजकुमार ने भी उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1 साल बीत गया और महक का कुछ पता नहीं चला। एक दिन राजकुमार भेष बदलकर जनता की हालत जानने महल से निकला और महक के गांव की गली में जा पहुंचा। क्या यह महज संयोग था? महक खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नजर महक पर पड़ी और उसकी आंखें थम गईं। राजकुमार ने महक को देखते ही महसूस किया जैसे तपती दोपहर में सावन की पहली बूंदें पड़ गई हो। वह खुश होकर महल लौट आया और अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत जमींदार के घर रिश्ता भिजवा दिया। जमींदार यह सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। महक को भी यह सब सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन उसे इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं था। उसकी मां नहीं थी जो उसे समझा सके कि यह कितनी बड़ी बात है। मां ही तो होती है जो बेटी को इस उम्र में सही राह दिखाती है, ससुराल के नियम कायदे सिखाती है। पिता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ सौंधी यह सब सुनकर जल भुन गई थी। वह पहले से ही महक से जलती थी और अब महक के रानी बनने की खबर ने उसे और गुस्से से भर दिया। वह किसी भी तरह से महक को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो रही थी। शगुन का दिन भी नजदीक आ गया था। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। महक कुछ परेशान थी, लेकिन उसकी पड़ोसने उसके साथ मजाक कर रही थी। सौंधी जब आई तो मन ही मन जल रही थी, लेकिन बाहर से सबके साथ महक के कमरे में बैठी थी। वो महक को छेड़कर पूछने लगी, महक, राजकुमार कैसा है? जब बाग में उससे मिली थी तब कैसा लगा? दूसरी लड़कियां भी हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन महक को इन बातों का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो राजकुमार के बारे में ठीक से कुछ याद भी नहीं था। रस्मों की शुरुआत हुई। महक की मौसी आई और कहने लगी, चलो तुम सब लड़कियां महक को लेकर आ जाओ, राजा और रानी शगुन लेकर आ रहे हैं। महक नीचे आ चुकी थी। राजा और रानी ने जब उसे देखा तो रानी मन ही मन बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उन्होंने सोचा, अजीत सिंह ने सच में चांद का टुकड़ा ढूंढा है।
लाल लहंगे में सजी महक किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह स्वर्ग की अप्सरा सी लग रही थी। महक धीरे धीरे नीचे आ रही थी और सबका ध्यान उसी पर था। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मौसी ने इशारा किया तो उसने राजा और रानी के पांव छू लिए। रानी महक को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उनका मन महक को देखकर खुशी से झूम उठा था। महक को कुर्सी पर बैठाकर शगुन की मिठाई उसकी झोली में रखी गई तो महक फिर घबरा गई। सौंधी सब देख रही थी और उसके मन में कोई खुराफाती योजना चल रही थी। शगुन की रस्में पूरी हुई। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार मंगल गीत गाने लगी। वे गा रही थी, बाबुल की लाड़ो पराई हो गई। ये गीत सुनकर महक की आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी ने उसे समझाते हुए कहा, महक, लड़कियों को तो दूसरे घर जाना ही होता है। यही तो दुनिया का रिवाज है। हमें भी दूसरे के घर जाना पड़ा था। मौसी उसे समझा रही थी, लेकिन महक बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। राजा और रानी महक को आशीर्वाद देकर चले गए। तभी मौसी ने शगुन में आया हुआ सामान आंगन में फैला दिया और सब पड़ोसियों को दिखाने लगी। सौंधी की हालत तो खराब थी। शगुन में इतना सोना, चांदी और सुंदर वस्त्र देखकर उसे महक से और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। मौसी बहुत खुश होकर सबको शगुन का सामान दिखा रही थी, क्योंकि राजा का परिवार था तो बहुत सा सामान आया था। सब कह रहे थे, महक इतनी खूबसूरत है, इससे तो राजा की रानी बनना ही था। जमींदार के घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महक मगन होकर सब देख रही थी, लेकिन अचानक वह दौड़कर अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके मन में अभी भी वही गीत गूंज रहे थे जो औरतें गा रही थी, बाबुल की बेटी पराई हो गई। मौसी ने शगुन का सामान समेट कर रख दिया, लेकिन महक का दिल टूट रहा था। अपने पिता से अलग होने का सोचकर वह दुखी थी। पूरे गांव में महक के शगुन की चर्चा हो रही थी। सब लोग उसकी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि महक कितनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई है। उसके भाग्य में तो राजघराना है। सभी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे। महल में पहुंचकर राजकुमार अजीत सिंह अपनी माता के कमरे में गए और पूछा, माँ, उस लड़की का नाम क्या है? रानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उसका नाम महक है। राजकुमार नाम सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार महक की सूरत को बिल्कुल भी नहीं भूल पाए थे। उन्होंने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको कैसी लगी वो? और फिर शर्म से चुप हो गए। राजमाता ने हंसते हुए कहा, वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने तुम्हारे लिए कल्पना की थी, स्वर्गिक अप्सरा की तरह। तुम्हारी पत्नी का चयन भी स्वर्ग से किया गया लगता है। वह मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मासूम और नासमझ है, इसलिए तुम्हें ही उसका रिश्ता संभालना पड़ेगा। उसकी माँ का साया भी नहीं है, पर हम उसे मातृत्व का प्यार देंगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए विदा लिया। उसके मन में खुशी और बेचैनी का मिश्रण था। विवाह की घड़ी समीप आ गई थी और जब विवाह की तारीख आई तो सब जल्दी से बीतने लगा। राजकुमार के दिल में अपार खुशी थी। बार बार उसे बड़ी बड़ी सुरम्य आंखें याद आती थी जिनमें वह खोया रहता था। वही सौंधी जलन की आग में जल रही थी और उसके मन में योजनाएं चल रही थी जो बार बार विफल हो रही थी। उसने सोचा, महक बहुत साधारण और भोली है, मैं उसकी मासूमियत का फायदा उठाऊंगी। वह बार बार परेशान हो रही थी तो उसने तुरंत मैगड़ी के पास जाकर कहा, तू जानती है, पूरा गांव तेरे ससुराल से आई सुगंध की बातें कर रहा है। राजा अमीर होते हैं, लेकिन देखो उन्होंने महक को कितना कम शगुन दिया है। पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा है। मैगड़ी ने सुना और कहा, सौंधी, तू सही कह रही है। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसा शगुन देते हैं तो मैं कभी भी अपने पति से बात नहीं करूंगी, हमेशा उनसे दूर रहूंगी। सौंधी ने उसे समझाया, अगर वे तुझसे प्यार करते हैं तो अच्छा शगुन क्यों नहीं देते? राजकुमार से बात मत करना और मुंह मत खोलना। मैगली ने भरोसा दिलाया कि वह राजकुमार से कभी बात नहीं करेगी। सौंधी अपने मन में मुस्कुराई और सोचा कि विवाह के बाद वह राजमहल से तुरंत निकाल देगी। राजकुमार अपने पिताजी के पास जाकर सोच रहा था कि राजा होने के बावजूद वह केवल महक से प्रेम करेगा। उसने वादा किया कि उसकी जीवन संगिनी सिर्फ महक ही होगी। पिताजी ने देखा और चौंके। अजीत सिंह, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करनी है। विवाह के तुरंत बाद तुम्हें राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी।
अजीत सिंह ने चिंतित होकर कहा, पिताजी, मैंने अभी तक कुछ ठीक से सीखा भी नहीं है। राजा ने समझाया, तुम बहुत समझदार हो। जो कुछ भी तुमने सीखा है वह अच्छे से निभाया है। अनुभव तुम्हें सब सिखा देगा। राजकुमार अपने मन में महक के सपनों में खोया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सौंधी ने पहले ही उसके सारे सपने चूर कर दिए थे। एक अजीब घटना सामने थी जिसका अंत अज्ञात था। एक एक कर दिन बीतते गए और विवाह का दिन आ गया। राजा के महल में शादी की तैयारियां पूरी धूमधाम से चल रही थी। राजकुमार और उसके रॉयल परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी और राजा अपनी बेटी की शादी से अत्यंत प्रसन्न थे। जमींदार के घर भी खुशी का माहौल था। महक देवी खुशी से झूम रही थी। उसे सबका मजाक और टोका टोकी अच्छा लग रहा था। नए वस्त्र और आभूषण देखकर वह बहुत खुश थी, लेकिन सौंधी ही थी जो निराश और जलन से भरी हुई थी। गांव वाले इस बात से भी खुश थे कि राजकुमार की बारात उनके गांव में आ रही थी। ये गर्व का विषय था। सौंधी की जलन समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। ये उसकी प्रकृति थी। शादी की खुशी में जमींदार के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह अपनी बेटी की किस्मत को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। राजकुमार की बारात जमींदार के द्वार पर पहुंच चुकी थी और उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। जमींदार की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। महक अपने कमरे में खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सखियां उसे सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। लाल साड़ी में वह स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। सखियों ने शादी के दिन की विशेष तैयारी की थी। दुल्हन उस दिन जीवन के सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, और ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि यह दिन उसके लिए सबसे खास था। महक ने अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया था। वह भी बेहद आकर्षक लग रहा था। पहली वरमाला के बाद फेरे और अन्य रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया। महक विदाई के वक्त फूट फूट कर रोई और अपने घर से विदा हो गई। महल में मेहंदी का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में महक को देखता और अपने भाग्य को लेकर खुश होता। महक देवी खुशी से सारी रस्में अदा कर रही थी। रस्में पूरी होते होते रात हो गई। राजमाता ने महादेव को राजकुमार के कमरे में बैठाया। जब राजकुमार कमरे में पहुंचा तो महक बेड पर बैठी थी और राजकुमार उसे देखते ही रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई परी चांदनी को समेटकर एक कोने में बैठी हो। वह कुछ समय तक बस उसे ही देखता रहा। उसका मुंह बंद था। महक ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जैसे ही राजकुमार ने नींद से जागकर महक की ओर बढ़ा, उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो महक। आज तक मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी। लेकिन महक ने चुप्पी साधे रखी। सौंधी की बातों का महक के दिल पर गहरा असर था। राजकुमार बोलता रहा, लेकिन महक चुप रही। राजकुमार को लगा कि वह अकेला ही बात कर रहा है। उसने कहा, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा। मैं कब से खड़ा हूं और तुमने बैठने का भी नहीं कहा। क्या बात है? इतना कहकर वह पलंग पर बैठ गया तो महक तुरंत उठकर खड़ी हो गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार को यह अजीब लगा। उसने महक से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या कारण है तुम्हारी नाराजगी का? लेकिन महक ने फिर भी चुप्पी बनाए रखी। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं। यदि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और मुझसे दूर रहना चाहती हो तो यह तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरे कमरे में पर्याप्त जगह है। मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाऊंगा। इसके बावजूद महक देवी चुप रही। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े पलंग पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों महक इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। राजमाता ने बताया था कि महक बहुत भोली है और उसे मुझे अपना मानने में समय लगेगा। फिर भी राजकुमार ने अपने दिल में सोचा, मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूं जब तक तुम मुझे अपना मानोगी। वह मुस्कुराकर सो गया। महक देवी भी सो गई। उसने राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा। शादी की रस्मों के कारण वह बहुत थकी हुई थी। अगली सुबह महक उठकर तैयार हुई क्योंकि महल में उसकी पगफेरे की रस्म होनी थी। उसके पिता उसे लेने आए थे। महक अपने घर चली गई और सभी से खुशी खुशी मिली। सौंदर्या भी उससे मिलने आई। सौंदर्या ने मीठी मीठी बातें करके यह जानने की कोशिश की कि महक का राजकुमार के साथ व्यवहार कैसा रहा।
सारी बातें जानने के बाद कि महक ने राजकुमार से बात नहीं की, सौंदर्या बहुत खुश हो गई। उधर जब अजीत सिंह थोड़ी देर से उठे तो उन्होंने अपनी राजमाता से कहा, माँ, आज राजकुमार नजर नहीं आ रहे। राजमाता ने उत्तर दिया, राजकुमार महक के साथ अपनी माँ के पास गई है। तुम्हें कल उसे ले जाकर महल लाना है। अजीत खुश हो गया और सोचने लगा कि शायद महक की सहेलियां उसे सब समझा देंगी और वह बोलने लगेगी। अगले दिन अजीत सिंह महक को लेने गया और उसे महल में लेकर आया। रास्ते में भी महक चुप रही, क्योंकि सौंधी की बातें अब भी उसके दिल में गहराई से बैठी थी। सौंधी ने उसे दोहराया था कि अगर तुम राजकुमार पर अपना रौब जमाना चाहती हो और उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती हो तो उससे बात मत करना। महक ने इस सलाह को गंभीरता से लिया था और इसलिए पूरे रास्ते चुप रही। अजीत सिंह ने महक से कहा, अभी तक तुमने अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई। महक चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजीत सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझसे नाराज रहोगी मैं खुद से ही बातें कर लूंगा। लेकिन महक ने फिर भी चुप्पी बनाए रखी। दिन बीतते गए और राजकुमार पूजा में व्यस्त रहने लगा। राजमाता को भी चिंता होने लगी, लेकिन अजीत सिंह ने उन्हें कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। अजीत सिंह के पिता ने राज्य की जिम्मेदारी अजीत सिंह को सौंप दी और जंगल में तपस्या के लिए चले गए। उनकी माता का स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था और अंततः एक दिन राजमाता का निधन हो गया। अजीत सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी राज्य की जिम्मेदारी अब उसकी थी। हालांकि अजीत सिंह अशांत था, उसने राज्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। धीरे धीरे वह अपने राज्य से बहुत दूर होता जा रहा था, लेकिन उसका प्रेम केवल महक के प्रति अडिग था। मन ही मन उसकी चुप्पी उसे भीतर से तोड़ रही थी। अजीत सिंह ने राज्य तो संभाला, लेकिन सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह अपने पिता को अभी भी सिंहासन पर देखना चाहता था। एक दिन अचानक महल में वन से एक चौंकाने वाली खबर आई। अजीत सिंह के पिता का निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार पूरी विधिपूर्वक कर दिया गया था। पिताजी की मृत्यु के बाद दरबारियों में हलचल मच गई थी। कुछ निष्ठावान दरबारियों ने मिलकर अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया और राज तिलक की रस्म पूरी की। अजीत सिंह ने अपने शासन में खुद को पूरी तरह से व्यस्त कर लिया और आसपास के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। राज्य का विस्तार हुआ और अजीत सिंह की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। महक देवी अब भी साधारण और शांत स्वभाव की थी। वर्षों बीतने के बावजूद उन्होंने अपने दिल में कई बातें छुपा रखी थी और चुप्पी साधे रखी थी। महल में वे सबके साथ मधुरता से पेश आती थी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। वे खुद भी नहीं जानती थी कि उनकी सरलता ने किस तरह की समस्याएं उत्पन्न की हैं। राजकुमार अजीत सिंह के राज्याभिषेक को 5 वर्ष हो चुके थे। एक दिन महल में एक दरबारी ने यह खबर फैला दी कि महक देवी और राजकुमार के बीच बातचीत नहीं हो रही है। यह जानकारी एक दासी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंची जो उस दरबारी के पड़ोसी थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दरबारी जो राजकुमार से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसे मारने की योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास कोई वारिस नहीं था जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन अजीत सिंह के वफादारों ने उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। इसके बाद दरबार में इस विषय पर चर्चा हुई। अजीत सिंह के पिता के निष्ठावान सलाहकारों ने कहा, राजकुमार, आपकी जिम्मेदारी केवल राज्य को संभालने की नहीं है, बल्कि इसके उत्तराधिकारी को भी सुनिश्चित करने की है। यदि दरबारियों की साजिश का पता नहीं चलता या देर से पता चलता है, तो यह राज्य एक बिना मालिक की स्त्री की तरह हो जाएगा। फिर कौन इस पर अधिकार करेगा, यह भी अनिश्चित रहेगा। आपके और रानी के बारे में जो बातें राज्य में फैल चुकी हैं, वे पड़ोसी राज्यों में भी फैलेंगी, क्योंकि विभिन्न राज्यों के गुप्तचर भेष बदलकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते हैं। इस तरह की चर्चाएं अन्य राजाओं तक भी पहुंच सकती हैं और वे आपके राज्य को हड़पने की साजिशें कर सकते हैं। यह सब सुनकर अजीत सिंह को गहरा आघात हुआ। वे पहले ही महक के व्यवहार से दुखी थे और अब इस नई समस्या ने उनके सिर पर मुसीबत का और बोझ डाल दिया। उन्होंने एक निश्चय किया और महक के पास गए, जहां वह हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी। राजा अजीत सिंह ने शब्दों की मृदुलता के साथ बात प्रारंभ की। महक देवी, पिछले 11 वर्षों में मैंने तुम्हारे प्रति कोई भी अन्याय नहीं किया और न ही
हमारे रिश्ते में किसी प्रकार की दरार डाली। आज मेरे लिए आवश्यक था कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारे पास रहने पर भी मैं चुप रहा, परंतु आज मैं तुम्हारे पास आकर आवश्यक बातें कह रहा हूं। मैंने दरबार में सारे विवरण रख दिए हैं और अब मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाना है। राज्य को उत्तराधिकारी देना मेरी प्राथमिकता है, अन्यथा मेरे पिताजी द्वारा सौंपा गया राज्य एक अदृश्य संजीवनी की तरह समाप्त हो जाएगा। महक देवी, फिर भी तुम मान हो। तुम्हारी यह चुप्पी मेरे प्रेम को गहरा आघात पहुंचा रही है। लगता है तुमने जीवन भर मुझसे बात न करने की ठान ली है। यह विचार कर राजा अपने कमरे में लौट आया और गहरे दुख के साथ टहला। दरबार की बातें कभी कभी उसे याद आती और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात उसकी महक देवी की चुप्पी थी। उसे समय का भान नहीं रहा, वह चिंताओं में खोया हुआ था। राजा ने बाहर जाकर दरबार में उपस्थित सलाहकारों से परामर्श लिया। उन्होंने राजा अजीत सिंह को सुझाव दिया कि वह नया विभाग ले, लेकिन राजा को यह स्वीकार नहीं था। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने महक देवी को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, महक देवी, तुम्हारा मुझसे संवाद न करना राज्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। मैं आज से आदेश देता हूं कि यदि तुम 2 दिनों के भीतर मुझसे बात नहीं करोगी या इसका कोई कारण नहीं बताओगी, तो तीसरे दिन मैं दूसरा विभाग ले लूंगा और तुम्हें महल की छत से कबूतर उड़ाने का कार्य सौंपा जाएगा। ये घोषणा करके राजा अजीत सिंह दरबार से बाहर चले गए। राजा अजीत सिंह ने सोचा कि इस प्रकार की कठोरता महक देवी को समझाएगी और वह स्थिति को गंभीरता से लेगी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और दूसरा विवाह नहीं करेंगे। 2 दिन बीत गए और राजा की आशा थी कि महक देवी इस समय पर विचार करेगी और सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। समय की गति इतनी धीमी लग रही थी कि राजा की रातें बेचैन और चिंताओं से भरी थी। वह हर क्षण महक देवी के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। जब आधी रात बीत गई और महक देवी का कोई संकेत नहीं मिला, तो राजा का दिल निराशा से भर गया। अंततः राजा अजीत सिंह ने निराश होकर बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाहट उसकी चिंताओं की ध्वनि बन गई। राजा के जीवन में कई समस्याएं आई थी, लेकिन आज वह अपनी अमूल्य प्रेमिका के द्वारा एक गहरी निराशा का सामना कर रहा था। महक देवी से उसका प्रेम सजा की तरह महसूस हो रहा था और वह इस असमंजस में था कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। राजा अजीत सिंह बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके पास अपनी परेशानी का कोई समाधान नहीं था। 2 दिन पहले दरबार में किए गए ऐलान के बाद अब वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। दरबार के सभी दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। राजा भारी कदमों से और गहरे दुख के साथ दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी पहले ही आ चुके थे और राजा का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अजीत सिंह ने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठा और हुक्म दिया कि महक देवी को बुलाया जाए। महक देवी धीरे धीरे दरबार में आई, जबकि अजीत सिंह का दिल धड़क रहा था। वह बहुत ही दुखी और निराश थे। अजीत सिंह ने कहा, महक देवी, परसों के ऐलान के अनुसार आपको 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आज से आपकी सजा लागू होगी। यदि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती है। महक देवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप महल की छत पर चली गई और वहीं बैठ गई। उसके भोलेपन ने उसे अपनी स्थिति समझने नहीं दिया। आज से वह सच में महल की दासी बन गई थी। अजीत सिंह के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। राजा बार बार अपने भाग्य को कोस रहे थे। उसी दिन पास के राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम पवित्र था, से उनकी शादी हो गई और नई रानी महल में आ गई। अजीत सिंह का विवाह पवित्रा से हुआ, जो उनके जीवन में नया मोड़ लेकर आई। पवित्रा अजीत सिंह से अत्यधिक प्रेम करती थी और अजीत सिंह भी पवित्रा के साथ रिश्ते को मान्यता देते थे। हालांकि महक देवी की बेरुखी का दुख उनके दिल में हमेशा बना रहता था। पवित्रा समझदार थी, लेकिन महक देवी के प्रति अजीत सिंह की भावनाएं उसकी जलन का कारण बन गई थी। समय के साथ पवित्रा को डर लगने लगा था कि कहीं अजीत सिंह उसे भूल न जाए। राजा अजीत सिंह और पवित्रा के रिश्ते में जलन स्वाभाविक थी और पवित्रा चाहती थी कि अजीत सिंह कभी उसे न भूले। 1 साल बीत गया
और पवित्रा ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अजीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था और राजकुमार का नाम सावंत रखा गया। महल में खुशियां मनाई गई। इतनी खुशियों के बावजूद अजीत सिंह महक देवी को नहीं भूल पा रहा था। वह रोज सुबह उसकी खैर खबर लेने जाता, लेकिन जवाब न मिलने पर लौट आता। पवित्रा को डर था कि कहीं एक दिन अजीत सिंह उससे दूर न हो जाए। पवित्रा को अब रानी अनमोल देवी के नाम से जाना जाने लगा। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ खुश था, लेकिन महक देवी के मुद्दे पर अनबन होने से पवित्रा को दुख होता था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अब अपने पिता से सुनता था कि कैसे अनमोल देवी राजा अजीत सिंह से बाग में मिली थी। समय बीतता गया और अनमोल देवी का शरीर कमजोर होता गया। एक कड़ाके की ठंड की रात में जब बारिश हो रही थी, अनमोल देवी छत पर सोई थी। ठंड में भीगी हुई उसकी सांसें मन पड़ने लगी थी और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अचानक उसे अपने जीवन में खोई हुई चीजें याद आने लगी। उसने आज तक क्या किया है, इसका एहसास होने लगा। महक देवी को अब समझ आने लगा था कि उसने कितना गलत किया है। अब उसका नाम अनुभव देवी हो चुका था। महल से नीचे जाने वाले दरवाजे बंद थे और वह अजीत सिंह से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। वह एक अलग रास्ते से नीचे उतरी और अजीत सिंह के कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी। उसके शब्द आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे थे। मेरे प्रिय राजा, कृपया एक बार अनुभोलदे से बात कर लो, अपना दरवाजा खोल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन राजा अजीत सिंह युद्ध से थके हुए घर आए थे और गहरी नींद में सो गए थे। रानी पवित्र ने रानी अनुभोलदे की आवाज सुन ली थी, लेकिन उसने अजीत सिंह को नहीं जगाया और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रानी निराश होकर ऊपर आ गई और कोने में बैठ गई। मृत्यु का समय ऐसा होता है कि जीवन की पूरी यात्रा की स्मृतियां ताजगी से सामने आ जाती है। अनुभोलदे का शरीर ठंड से अकड़ चुका था। वह बार बार अजीत सिंह के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन उठ नहीं पाती और उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे देता था। सुबह होने तक पवित्र सो नहीं पाई। उसे चिंता थी कि अगर अजीत सिंह को बता दिया तो उसकी स्थिति की कई अनुभोलदे को देखने को मिलेगी और उसका पति उससे छिन जाएगा। इसके साथ ही उसका मन उसे धिक्कारने लगा कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं जगाया। आत्मगिलानी की भावना से प्रभावित होकर वह अजीत सिंह को जगाने लगी। पवित्र ने जल्दी से कहा, कल रात अनुभोले ने आपके पास आने की कोशिश की थी, क्या आप उसे नहीं सुने? अजीत सिंह हैरान रह गए और तुरंत छत पर गए। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अनुभोले ठंडी हो चुकी थी। अजीत सिंह ने एक बार भी कुछ कहे बिना उसे चुपचाप देखा। सभी लोग छत पर आ गए और अजीत सिंह खामोश हो गए। पवित्र मन ही मन खुद को दोषी मानने लगी कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं जगाया। अजीत सिंह की स्थिति देखकर पवित्र को बहुत दुख हुआ। अनुभव दे के मरने से अजीत सिंह को गहरा आघात लगा, क्योंकि उसने अनुभोलदे को पूरी तरह से प्यार किया था। अब अजीत सिंह बीमार रहने लगे और हर पल खुद को दोषी मानते रहते थे कि क्यों उस रात वे नहीं जागे जब अनुभोलदे की जरूरत थी। पवित्र अजीत सिंह की स्थिति देखकर बहुत दुखी होती और अपने आप को दोषी मानती कि यदि उसने अजीत सिंह को जगा दिया होता तो शायद उनकी हालत इतनी खराब ना होती। अजीत सिंह के पास ऐसे शब्द नहीं थे जो उनके दर्द को कम कर सकें। उस दर्द में रहते हुए एक दिन अजीत सिंह पूरी तरह से खामोश हो गए और बीमारी के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए। जाते जाते अजीत सिंह ने पवित्र से वचन लिया कि वह राजकुमार को पालकर उसे गद्दी पर बैठाएगी। पवित्र ने इसे अपनी कर्म की सजा मानकर कर्तव्य निभाना शुरू किया। अजीत सिंह ने महक देवी से जीवन भर एक बार भी महकते की आवाज नहीं सुनी थी और एक बार भी महक देवी से पूरी जिंदगी बात नहीं की थी। उसने महक देवी की आवाज के लिए तरसते हुए अपना जीवन बिताया, लेकिन महक देवी ने कभी उससे बात नहीं की। इस प्रकार अजीत सिंह ने एक अनोखा प्रेम किया जो राजा के प्यार की मिसाल बन गया। बहुत पुराने समय की बात है। दीनूराम नाम का एक भिखारी था। दिनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई सहारा नहीं था। इस कारण उसने भीख मांगकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, भीख मांगना उसकी आदत और पेशा बन गया।
जो काम वह पहले मजबूरी में करता था, अब उसे वही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे स्थिति यही हो गई कि उसे भीख मांगने के सिवा कोई और काम आता ही नहीं था। कभी मंदिर के बाहर, कभी किसी तीर्थ स्थल पर या कभी किसी मेले में दीनू हमेशा भीख मांगता हुआ ही नजर आता। कुछ लोग उसे खुशी से भीख दे देते, तो कुछ लोग उसे स्वस्थ और भला चंगा देखकर खरी खोटी सुना देते, लेकिन किसी के कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह तो बस अपनी झोली और एक हाथ में पोटली लिए भीख मांगता रहता। जो लोग भीख देते, दीनू उन्हें बहुत दुआएं देता और कहता, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम खूब लंबी उम्र जियो वगैरह। लोग उसकी दुआएं सुनकर खुश भी हो जाते थे। दीनू का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वह गांव गांव, गली गली घूमता रहता। कहीं उसे रोटी मिल जाती तो कहीं से सब्जी मांगकर अपना पेट भर लेता। एक दिन सुबह से शाम तक दीनू को कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। दीनू ने उसे अपना दुख बताया कि उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। उस बूढ़ी औरत ने दीनू को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें भरपेट भोजन मिलता रहेगा। दीनू ने उस दाने को उलट पलट कर देखा। फिर उसने सिर उठाकर उस औरत से कुछ पूछना चाहा, लेकिन तब तक वह औरत गायब हो चुकी थी। दीनू ने दाने को अपनी पोटली में रख लिया और भोजन की तलाश में पास के ही एक भोजनालय की तरफ चला गया। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन खा सकते हो। आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दीनू मन ही मन बहुत खुश हुआ और भोजनालय से भरपेट खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या सिर्फ एक संयोग कि उसे मुफ्त में भरपेट खाना मिल गया। उसका वह दिन बड़ा ही अच्छा गुजरा। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया और भोजन के लिए एक घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य और पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदर पूर्वक अंदर बुलाया और कहा, आप यहाँ पर रात्रि को विश्राम भी कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। इतना आदर सत्कार दीनू को पहली बार मिला था। उसे यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने भरपेट भोजन किया। फिर सोने से पहले उसने अपनी पोटली में से गेहूं का दाना निकाला और घर की मालकिन को देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना मेरे लिए बहुत ही कीमती है, कृपया करके आप इसे संभाल कर रख दीजिए। सुबह जाते वक्त मैं अपना दाना आपसे वापस ले लूंगा। मालकिन ने गेहूं का दाना वही मेज पर संभाल कर रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति वह औरत सुबह जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। इसी बीच एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन में बचे खुचे खाने के टुकड़े उठाकर खाने लगी। उसी समय दीनू की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे के अंदर घूम रही थी। दीनू मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई और उसने झट से वहां रखा गेहूं का दाना खा लिया। जब तक दीनू मुर्गी को पकड़ पाता, वह दाना मुर्गी के पेट में जा चुका था। दीनू ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घर के सभी लोग जाग गए। घर का स्वामी अत्यंत निष्ठावान और सदाचारी व्यक्ति था। उसने दीनू से पूछा, आप हमारे अतिथि हैं, किस कारण आप इतने क्रुद्ध हैं? दीनू ने कहा, मैंने आपकी पत्नी को एक अनमोल गेहूं का दाना सुरक्षित रखने को कहा था, परंतु उन्होंने उसे मेज पर रख दिया और आपकी मुर्गी ने उसे खा लिया। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। घर के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि उस दाने में ऐसी कौन सी विशेषता थी। उन्होंने दीनू को समझाया, आप जितने चाहे गेहूं के दाने ले जा सकते हैं। उस औरत ने एक कटोरी भरकर गेहूं के दाने लाकर दीनू के सामने रख दिए, परंतु वह रोने लगा और बोला, मुझे वही दाना चाहिए। यदि आपने मुझे मेरा दाना नहीं दिया तो मैं आपको शाप दूंगा। दीनू की यह बात सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। तब घर के मालिक ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहे तो वह मुर्गी ले जा सकते हैं। दीनू को यह बात ठीक लगी। उसने वह मुर्गी ली, अपनी पोटली उठाई और वहां से चला गया। सारा दिन भटकने के बाद शाम को वह एक अन्य घर के सामने पहुंचा। उस घर में भी दीनू का आदर पूर्वक स्वागत किया गया और उसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए।
दीनू ने घर की मालकिन को अपनी मुर्गी और पोटली संभाल कर रखने के लिए दी और सो गया। सुबह उठकर दीनू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी को लेने गई तो उसने देखा कि दीनू की मुर्गी के पंख वहां बिखरे पड़े थे। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी को देखकर पुरानी मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंचों से उसे घायल कर दिया। जान बचाने के लिए मुर्गी बाहर भागी, जहां बरामदे में मालकिन का कुत्ता बैठा था, जिसने मुर्गी को मारकर खा लिया। ये सुनकर दीनू चिल्लाने और रोने लगा कि उसे वही मुर्गी चाहिए। मालकिन ने कहा, अब वह मुर्गी जीवित नहीं है, उसे कहां से लाकर दूं? तब दीनू ने फिर अपनी चाल चली और कहा, यदि आपने मुझे मुर्गी नहीं दी तो मैं आपको श्राप दूंगा। दीनू की यह बात सुनकर मालकिन भयभीत हो गई और उससे विनती करने लगी, आप इसके बदले में कोई भी मुर्गी ले लीजिए। परंतु दीनू नहीं माना। अंततः हारकर मालकिन ने अपना पालतू कुत्ता दीनू को दे दिया। दीनू ने उस कुत्ते को और अपनी पोटली को उठाया और वहां से आगे बढ़ गया। आगे जाकर वह एक भव्य महल के सामने रुका। महल में एक राजकुमारी अपने परिवार के साथ निवास करती थी। महल की स्वामिनी ने दीनू को अंदर बुलाया, उसे स्नान करवाया और नए वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उसे भरपेट भोजन भी करवाया। राजकुमारी को देखकर दीनू के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। वह विचार करने लगा कि एक गेहूं के दाने की कृपा से पहले उसे मुर्गी मिली, फिर मालकिन का प्रिय कुत्ता। अब यदि यह कुत्ता मर जाए तो बदले में वह राजकुमारी की मांग कर सकता है और उससे विवाह करके अपना जीवन सुखमय बना सकता है। फिर उसे कभी भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीनू ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे छोड़ दिया। जब वह अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी, कुत्ता अचानक राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपनी रक्षा के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ते को चोट लगी, लेकिन वह फिर से उठकर राजकुमारी के पीछे दौड़ा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया, जिससे कुत्ता वहीं पर मर गया। जब दीनू महल से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने महल की स्वामिनी से अपना कुत्ता मांगा। स्वामिनी ने संकोच पूर्वक कुत्ते के मरने की पूरी घटना बताई। यह सुनकर दीनू जोर जोर से रोने लगा और कहा कि उसे वही कुत्ता चाहिए। महल की स्वामिनी ने उसे बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु दीनू नहीं माना। तब स्वामिनी ने अपनी असमर्थता जताई। इस पर दीनू बोला, जिसने मेरा कुत्ता मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। स्वामिनी को दीनू की यह मांग सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक व्यक्ति कुत्ते के बदले उनकी बेटी की मांग कर रहा है। स्वामिनी ने कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया देती हूँ। यदि तुम्हारे पास कोई कला या हुनर है तो 1 महीने में इन्हें 2 गुना करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंप दूंगी। दीनू को धन का लोभ हो गया और वह अशर्फिया लेने के लिए तैयार हो गया। उसने अशर्फिया ली और अपनी पोटली में रखकर आगे बढ़ गया। रास्ते में दीनू ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इन अशर्फियों को 2 गुना कैसे करेगा। दीनू को भीख मांगने के अलावा कोई और काम आता भी नहीं था। भीख मांगकर वह 1 महीने तो क्या, पूरे साल में भी इतनी अशर्फिया नहीं कमा सकता था। तब दीनू ने सोचा कि पहले कुछ अशर्फिया खर्च करके आराम से जीवन बिताया जाए, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचा जाएगा। रास्ते में एक जगह रुककर जब उसने अशर्फिया निकालने के लिए अपनी पोटली में हाथ डाला तो उसे महसूस हुआ जैसे कुछ उसे चुभ गया हो। उसने तुरंत अपना हाथ बाहर निकाल लिया। जब उसने पोटली खोलकर देखा तो उसमें से सैकड़ों कीड़े मकोड़े निकलकर उसे काटने लगे। दीनू ने वह पोटली उठाकर दूर नदी में फेंक दी। अब दीनू के पास कुछ नहीं बचा था। वह खाली हाथ रह गया था और उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दीनू को उसके लालच का फल मिल चुका था। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वे अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच में एक छोटी सी थैली बंटवाई और बोला, प्यारे बच्चों, इस थैली में अलग अलग पौधों के बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया जाएगा।
आपको इसे अपने घर ले जाकर गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उसी दिन फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला राजा कौन होगा। उन लड़कों में रघु नाम का एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें इस बीज को बोया। वह उस गमले की अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी रघु के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं आसपास कुछ बच्चों के गमले में पौधे दिखने लगे थे। रघु ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था, जबकि दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे से पौधे उग गए थे। कुछ तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। खाली गमला देखकर लोग उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। बावजूद इसके रघु ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। रघु सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही खाली गमले के साथ राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे। कहीं राजा मुझसे नाराज हो गए और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने बीज में पानी डाला और देखभाल की। सब मुझे आलसी समझेंगे। उसकी माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने रघु की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, नतीजा कुछ भी हो, राजा को सच्चाई बताना ही चाहिए। तय दिन पर सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। खाली गमला लेकर आए रघु का मजाक उड़ाया जा रहा था कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। रघु के अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। जहां जहां बच्चे खड़े थे वे अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर रघु पर पड़ी। राजा ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? हिचकिचाते हुए रघु बोला, महाराज, मैंने इसमें पानी डाला था, धूप दिखाई थी, महीनों तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, फिर भी पौधा नहीं निकला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए और सभी बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने की कोशिश की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ चला आया। रघु, मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना रघु को कुछ अजीब लगा। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर सभी बच्चों को दिखाया, बच्चे हंसने लगे। राजा ऊंची आवाज में बोले, 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वे बंजर थे। आप चाहे जितनी भी देखभाल करते, उनमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ही ऐसा है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको रघु से सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि दूसरों की तरह बीज में से कुछ न निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे और उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि रघु प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा। यही उसके ईमानदारी का फल है। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसके एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी। यह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह कामकाज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ के बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा था कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया,
कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा। सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, ये पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूं कि वह रुई को काटकर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था, उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी तैयारी हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, यह चरखा है, यहां बैठो, इससे रुई काटकर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काटकर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। ये कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहां तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काटकर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहां आ गया है। बूढ़ी ने पास आकर कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा, क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट कर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह काम करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन्न भन्न की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे।
राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहां बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूं। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा, अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गईं, लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी, रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। अब उसे और भी लालच हो आया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा, अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। यह कहकर वह वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए।
जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते कहा, बाबा, मुझ पर दया करो। तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसका बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते हैं देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बूढ़ा इसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, एचकताना, डेढ़ठंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूं। कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठो हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए से नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूं। मैं नए नामों की खोज में दूर गांवों में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वहां वह नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिकी हुई कुछ बड़ी छोटी रोटियां एक तसले में ले रखी थी। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थी, लेकिन एक भी रोटी गिरी नहीं। वह मग्न होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है ही। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और न कभी पता चलेगा कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। यह सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ, तो बताओ, मेरा असली नाम क्या है? आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम न बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो। मैं इसी में लपेटकर उसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड न लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे उसे अभी नाम मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है? नहीं, मेरा नाम यह नहीं है। बूढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा। तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा। नहीं, यह भी मेरा नहीं है। बूढ़ी ने खूब जोर से कहा,
और फिर कंबल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ, अब बेकार का बहाना न बनाओ और बच्चे को कंबल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? ये सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। वह मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है? तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है? मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़े ने अपना पैर जमीन में से बाहर निकला। उसे बहुत चोट आई थी। वह जोर जोर से बड़बड़ाता और एक पैर से लंगड़ाता उस कमरे से बाहर भाग गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। नन्ही आयरा ने घर पर आए एक युवक से कहा, हाय, मेरे सारे फूल मर गए। कल रात को वे इतने सुंदर दिख रहे थे, अब उनके सारे पत्ते मुरझा गए हैं। ऐसा क्यों होता है? वह युवक सोफे पर बैठा था। आयरा उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि वह बहुत अच्छी कहानियां जानता था। वह कैंची से काटकर कागज की सुंदर तस्वीरें बनाता था। तस्वीरों में फूल, दिल, छोटी नाचती औरतें, ऐसे किले जिनके दरवाजे खुल सकते थे, सभी कुछ होता था। वह एक खुश मिजाज युवक था और छोटे बच्चों से प्यार करता था। आयरा ने अपना मरते हुए फूलों का गुच्छा उसे दिखाते हुए फिर पूछा, मेरे फूल आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पल भर को उन्हें देखकर वह बोला, मैं जानता हूं कि इन्हें क्या हुआ है। इस सारी रात नाचते रहे हैं, इसीलिए इस वक्त इतने थके हुए लग रहे हैं और अपना सिर झुकाए हुए हैं। नन्ही आयरा बोली, पर फूल नाच नहीं सकते। युवक छात्र ने जवाब दिया, जरूर नाच सकते हैं। जब अंधेरा उतरता है और हम बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं, तब फूल खुशी से कूदने लगते हैं। वे तकरीबन हर रात खूब नाचते हैं। आयरा ने पूछा, क्या छोटे फूल भी उस नाच में भाग ले सकते हैं? वह यह जानने को बेचैन थी कि फूल अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। ओह हाँ, छोटी डेजी और लिली को आने दिया जाता है, छात्र ने मुस्कुराकर कहा। सबसे सुंदर फूल कहाँ नाचते हैं? तुम राजा के गर्मियों वाले महल के पास के सुंदर बगीचे में जा चुकी हो। तुमने वहां हंसों को रोटी का चूरा खिलाया था। याद है ना कि चूरा फेंकने पर वे कैसे तुम्हारी तरफ आते हैं? वहीं पर एक बहुत बड़ा नाच होगा। आयरा सोचती हुई बोली, मैं कल माँ के साथ वहां गई थी, पर वहां तो पैरों पर एक पत्ता भी नहीं था और न कहीं एक फूल था। गर्मियों में वहां बहुत फूल थे, वे अब कहाँ गए? जैसे ही राजा और उनके दरबारी शहर जाते हैं, फूल किले में चले जाते हैं। वे वहां खुशी की जिंदगी जीते हैं। काश तुम देख पाती, दो सबसे सुंदर गुलाब सिंहासन पर बैठते हैं। वे राजा और रानी हैं। उनकी सेवा में बड़ी लाल लिली रहती है, जो सिंहासन के पीछे सिर झुकाए खड़ी होती है। फिर सारे सुंदर फूल आ जाते हैं और नाच शुरू होता है। जामुनी रंग के फूल युवा नौसैनिक लगते हैं। वे नीले रंग के हायसिंथ और केसर के फूल के साथ नाचते हैं। ट्यूलिप और बड़ी पीली लिली उन बूढ़ी औरतों की तरह है जो यह ध्यान रखती है कि सब संगीत के साथ नाचे और तमीज से रहे। पर क्या फूलों को राजा के महल में नाचने की इजाजत है? बीच में ही रोककर आयरा ने पूछा। युवक बोला, कोई जानता ही नहीं कि वे वहां हैं। राजा के न होने पर किले की रखवाली करने वाला चौकीदार कभी कभी वहां आ जाता है। उसके पास एक बड़ा चाबियों का गुच्छा होता है, जिसमें महल के हर दरवाजे की चाबी होती है। फूलों को जैसे ही चाबी के गुच्छे की आवाज सुनाई देती है, वे छिप जाते हैं। रात के बूढ़े चौकीदार को उनकी खुशबू आती है, पर वे उसे कभी दिखाई नहीं देते। नन्ही आयरा ताली बजाते हुए बोली, ओह, कितनी मजेदार बात है। अगर मैं वहां होती तो मुझे भी फूल नहीं दिखते। छात्र बोला, मेरे ख्याल से तो तुम्हें दिख जाते। अगली बार जब तुम बगीचे में जाओगी तो महल की खिड़की से अंदर झांकना, तुम्हें शायद वे दिख जाएंगे। आज जब मैं वहां गया था तो एक लंबी पीली डैफोडिल को सोफे पर लेटा हुआ देखा था। अच्छा, क्या वनस्पति के बगीचे के फूलों को नाच में जाने दिया जाता है? वे जाते कैसे हैं? वहां से महल तक का रास्ता तो बहुत लंबा है। ओह, वे जरूर जा सकते हैं, छात्र बोला। जब फूल चाहे तो उड़ भी सकते हैं। तुमने तितलियां देखी है ना? क्या वे पीले, लाल और सफेद फूलों जैसी नहीं दिखती? वे भी वैसी ही थी। वे फूल ही हैं जो अपनी टहनी से कूदकर
पत्तियों के साथ उड़ना सीख गए हैं। जब उन्हें एक बार उड़ने का स्वाद मिल जाता है तो वे डाल पर वापस लौटना नहीं चाहते। उनकी छोटी पत्तियां उनके पंख बन जाते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वनस्पति के बगीचे से फूल महल में जाते हैं या नहीं? हाँ, अगली बार जब तुम वहां जाओगी तब एक फूल को फुसफुसाकर बता देना कि रात को महल में बहुत बड़ा नाच है। फिर देखना क्या होता है। फूल कोई बात छिपाकर नहीं रख पाते हैं। एक से कहोगी तो वह दूसरों को बता देगा। जब रात आएगी तब सभी फूल उड़कर महल तक आ जाएंगे। जो प्रोफेसर बगीचे को संभालता है वह अचरज में पड़ जाएगा, क्योंकि सुबह जब वह सैर के लिए निकलेगा तो पूरे बगीचे में एक भी फूल नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फिर वह इस पर एक लेख लिखेगा। जिस फूल को मैं बताऊंगी वह दूसरे फूलों को कैसे बताएगा? मैंने कभी किसी फूल को बात करते नहीं देखा, आयरा ने कहा। वे बिना बोले नाटक करते हैं। तुमने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो सारे फूल सिर हिलाते हैं, साथ में उनके पत्ते भी हिलते हैं। वे इसी तरह बात करते हैं। हम जीभ से बात करते हैं और वे हिलडुल कर। आयरा ने पूछा, क्या प्रोफेसर उनकी बात समझ लेते हैं? जरूर समझ जाते हैं। एक दिन सुबह जब वे बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पीले पत्तों वाला बिच्छू बूटी का पौधा लाल रंग की कार्नेशन की तरफ अपने पत्ते हिलाकर कह रहा था, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रोफेसर को ऐसी बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पौधे की उंगलियों पर, मतलब पत्तियों पर हाथ मारा। पौधे ने उनकी उंगलियों को जला दिया। तब से प्रोफेसर बिच्छू बूटी के पौधे को छूने की हिम्मत नहीं करता। नन्ही आयरा हंसने लगी। यह तो बड़ी मजेदार बात है। तभी कमरे में बूढ़े प्रोफेसर घुसे। उन्होंने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। वे बोले, मुझे इसमें कुछ मजेदार नहीं लगता। ऐसी बिना मतलब की बातें बच्चों के लिए नुकसानदायक और बड़ों के लिए उबाने वाली होती हैं। बूढ़े प्रोफेसर को वह छात्र पसंद नहीं था, क्योंकि वह कागज की तस्वीरें काटता रहता था। उसने तभी एक तस्वीर काटी थी जिसमें एक आदमी को फांसी दी गई थी। वह अपना दिल पकड़े हुए था। उसे औरों का दिल चुराने की वजह से फांसी की सजा हुई थी। अब वह युवक दूसरी तस्वीर काट रहा था, जिसमें झाड़ू पर सवार एक जादूगरनी अपनी नाक की नोक पर पति को लेकर जा रही थी। आयरा को लगता था कि वह छात्र जो कुछ भी करता है मजेदार होता है। फूलों के बारे में उसकी बातें आयरा को बहुत ठीक लगती थी। उसे लगा सचमुच उसके फूल नाचते नाचते थक गए हैं। वह अपनी खिलौनों से भरी दराज तक गई, जिसमें एक पलंग पर एक गुड़िया सो रही थी। गुड़िया का नाम सोफी था। छोटी आयरा ने उसे उठाया और समझाया, आज रात को तुम एक अच्छी गुड़िया की तरह दराज में सो जाओ। मेरे फूल बीमार हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पलंग पर सुला दूंगी, जिससे वे ठीक हो जाएंगे। गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने पलंग पर किसी और के सोने की बात से गुस्सा आ रहा था। आयरा ने फूलों को पलंग पर रखा और उनके चारों तरफ पर्दा खींच दिया। उसने उनसे यह भी वायदा किया कि अगर वे ठीक से चुपचाप लेटेंगे तो वह उनके लिए एक प्याला चाय बना देगी। उन्हें तसल्ली दिलाते हुए वह बोली, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। फिर पलंग के चारों तरफ पर्दा ठीक किया, जिससे उनकी आंखों में सूरज की रोशनी न चुभे। पूरी शाम वह उस युवक की बताई बातों के बारे में सोचती रही। जब सोने का वक्त हुआ तो वह भागकर खिड़की तक गई। उसने पर्दे हटाए, फिर खिड़की में रखे मां के फूलों के गमलों को देखने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाकर हाइसिंथ और ट्यूलिप से कहा, मैं जानती हूं कि तुम आज रात को कहां जाने वाले हो। फूल ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। न उन्होंने एक पंखुड़ी हिलाई, न कोई पत्ती। पर नन्ही आयरा ने जो सुना था उसे उस पर विश्वास था। जब वह बिस्तर पर लेटी तब भी जागती हुई यही सोचती रही कि जब सारे फूल महल में इकट्ठे होकर नाचेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। क्या पता मेरे फूल वहां जाएंगे भी या नहीं। फिर वह सो गई। रात में उसकी आंख खुल गई। वह फूलों और उस युवक को सपने में देख रही थी, जिसके बारे में प्रोफेसर ने कहा था कि वह उसका दिमाग बकवास से भर रहा है। सोने वाले कमरे में बड़ी शांति थी। उसके माता पिता के पलंग के पास वाली मेज पर छोटी बत्ती जल रही थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे फूल अब भी सोफी के पलंग पर लेटे हैं या नहीं। वह उठकर बैठ गई। फिर दरवाजे की तरफ देखा। वह खुला था। उसके फूल और खिलौने दूसरे कमरे में थे। वह सुनने की कोशिश करने लगी। कोई धीरे धीरे पियानो बजा रहा था। इतनी प्यारी धुन उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह सोचने लगी, अब सब फूल नाच रहे होंगे
मैं देखना चाहती हूँ। पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं उसकी मां जाग न जाए। उसे लगा, काश फूल वहीं आ जाते, पर वे नहीं आए। हाँ, संगीत चलता रहा। आखिर वह पलंग से उठी, धीमे से दरवाजे से बाहर निकली और बैठने वाले कमरे की तरफ देखा। वहां बत्ती नहीं चल रही थी, पर फिर भी वह देख सकती थी, क्योंकि चांद की रोशनी खिड़की से आकर फर्श पर पड़ रही थी। वह इतनी तेज थी कि दिन जैसा लग रहा था। सारे ट्यूलिप और हाइसिंथ दो लंबी कतारों में खड़े थे। खिड़की में रखे उनके गमले खाली पड़े थे। वे एक दूसरे की पत्तियां पकड़कर बड़ी अच्छी तरह नाच रहे थे और एक दूसरे को ऐसे घुमा रहे थे जैसे बच्चे नाच रहे हों। एक बड़ी पीली लिली पियानो बजा रही थी। नन्ही आयरा को याद आया कि उसने उसे गर्मियों में बगीचे में देखा था। तब उस छात्र ने कहा था, देखो, यह पतली दुबली लिली मिस लाइन जैसी दिखती है। सब उसकी बातों पर हंस पड़े थे, पर अब नन्ही आयरा को लग रहा था कि वह पतली पीली लिली सचमुच लकीर जैसी लग रही है। खासकर जब वह सीधी बैठी पियानो बजा रही थी और धुन के साथ अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिला रही थी। किसी भी फूल ने आयरा को नहीं देखा था। अचानक बिच्छू बूटी का एक बड़ा पौधा उसके खिलौनों की मेज पर कूदा, फिर सीधा गुड़िया के पलंग तक गया और पर्दे हटा दिए। बीमार फूल अभी वहीं पड़े थे, पर अब बीमार नहीं लग रहे थे। वे भी पलंग से कूदकर नाचना चाहते थे। छोटा सा चीनी का आदमी, जिसकी थोड़ी थोड़ी टूटी थी, फूलों के आगे झुका। फिर वे सब जमीन पर कूदकर मजे करने लगे। डेनमार्क में एक उत्सव होता है जब बच्चों को टहनियों और चमकदार पत्तों का गुच्छा रिबन से बांधकर दिया जाता है। उन टहनियों से कागज के फूल, छोटे खिलौने, खाने की गोलियां वगैरह बंधे होते हैं। पुराना रिवाज चला आ रहा है कि उस सोमवार को बच्चे इन गुच्छों से मारकर माता पिता को जगाते हैं। ये गुच्छे बहुत सुंदर होते हैं और ज्यादातर बच्चे बाद में भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। नन्ही आयदा के गुलदस्ते भी उसके खिलौनों के बीच मेज पर पड़े थे। थक और वे भी फर्श पर कूद पड़े। उनके रिबन उड़ रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे भी फूलों में से एक है। एक मोम की सुंदर गुड़िया, जो प्रोफेसर जैसा चौड़े किनारों वाला हैट पहने थी, सबसे लंबी टहनी के साथ बंधी थी। फिर वे गुलदस्ते पोलिश नाचने लगे, क्योंकि ये फूलों से ज्यादा ताकतवर थे और अपने पैर फर्श पर पटक सकते थे। अचानक मोम की गुड़िया लंबी और बड़ी होने लगी, फिर कागज के फूलों पर चीखने लगी, बच्चों को क्या बकवास बताते हो, क्या बकवास है। वह गुड़िया प्रोफेसर जैसी दिखने लगी, क्योंकि वैसा ही हैट पहने हुए थी। प्रोफेसर जैसा ही पीला रंग था और हर वक्त एक खींच भरा भाव था। जब रिबन गुड़िया की टांगों पर मारने लगे तो वह फिर छोटी हो गई। पूरा दृश्य इतना मजेदार था कि आयरा हंसे बिना नहीं रह सकी। वे गुलदस्ते नाचते जा रहे थे। प्रोफेसर को उनके साथ चलना पड़ रहा था। वो छोटा होने पर फिर से मोम की गुड़िया जैसा दिखने लगा था। उसे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। फूलों को उस पर तरस आ गया। फिर उन्होंने टहनी वाले गुलदस्ते से रुकने की विनती की। जैसे ही वे रुके, दराज से खटखटाने की आवाज आई। वहां सोफी लेटी थी। चीनी के छोटे से आदमी ने ध्यान से मेज के किनारे तक जाकर झुककर जितनी दराज खोद सकता था खोल दी। थोड़ी सी ही खुली थी। उसमें से सिर निकालकर सोफी बोली, अच्छा, नाच हो रहा है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। चीनी के बने आदमी ने पूछा, क्या मेरे साथ नाचोगी। सोफी ने दराज के किनारे पर बैठकर कहा, हाँ, तुम तो टूटे हुए हो, और उस बेचारे की तरफ पीठ कर ली। उसने सोचा था फूलों में से कोई उससे नाचने को कहेगा, पर कोई नहीं आया। चीनी का आदमी अकेला ही नाचता रहा। वह बुरा नहीं नाचता था। जब किसी फूल ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब सोफी अपने आप ही फर्श पर कूद पड़ी। वह गिर गई। सारे फूल दौड़े हुए आए और पूछने लगे, चोट तो नहीं लगी। जो फूल रात को उसके पलंग पर सोए थे, वे उसका खास ध्यान रख रहे थे, पर सोफी के चोट नहीं लगी थी। नन्ही आयदा के फूलों ने पलंग पर सोने देने के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा कि वे उसे प्यार करते हैं। फिर वे उसे फर्श पर बीचों बीच ले गए, जहां चांदनी थी, और उसके साथ नाचने लगे। बाकी के फूलों ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। सोफी खुश हुई और फूलों से बोली कि वे उसका पलंग ले सकते हैं, हालांकि उसे खुद दराज में सोना अच्छा नहीं लगता था। फूलों ने जवाब दिया, धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा है, पर हमारा जीवन छोटा होता है, कल हम मर जाएंगे। नन्ही आयदा से कहना कि जहां उसने चिड़िया को दफनाया था, वहीं हमें भी दबा दे। हम अगले साल फिर से पैदा होकर आएंगे,
और अब से भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। गुड़िया चिल्लाई, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, और उसने उन्हें चूम लिया। उसी वक्त खाने वाले कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सुंदर सुंदर फूल नाचते हुए अंदर आ गए। नन्ही आयदा कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे कहां से आए थे। शायद राजा के महल के पास वाले बगीचे से आए थे। सबसे पहले सोने के मुकुट पहने हुए 2 गुलाब आए जो राजा रानी थे। उनके पीछे कार्नेशन और लिली सिर झुकाए दूसरे फूलों को हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। संगीत बज रहा था। बड़े बड़े पॉपी और पियोनी के फूल स्वीट पी की कलियों को जोर जोर से फूंक मार रहे थे। उसके मुंह लाल हो गए थे। ब्लूबेल हिल रहे थे। ये एक अजीब तरह का ऑर्केस्ट्रा था। आखिर में बाकी फूल वायलेट, डेजी, लिली भी नाचते हुए आ गए। नाच खत्म होने पर उन्होंने एक दूसरे को चूमा। पूरा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। फूलों ने एक दूसरे से शुभ रात्रि कहा। नन्ही आयदा भी वापस अपने पलंग पर लेटकर जो कुछ देखा था उसी के सपने देखती रही। अगले दिन सुबह उठते ही वह सीधी भागकर गुड़िया के पलंग पर अपने फूलों को देखने गई कि वे वहां हैं भी या नहीं। वे वहीं थे, पर अब मर चुके थे। गुड़िया दराज में ही थी और बहुत नींद में थी। आयदा ने उससे पूछा, याद है तुम्हें मुझे कुछ बताना है? सोफी ने एक शब्द भी नहीं कहा। आयदा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अच्छी गुड़िया नहीं हो। याद है रात को सारे फूल तुम्हारे साथ कैसे नाचे थे? फिर उसने एक कागज का डिब्बा निकाला जिसके ऊपर एक चिड़िया की सुंदर तस्वीर थी और उसके अंदर फूल रख दिए। ये तुम्हारा सुंदर सा ताबूत है, वह बोली। जब नॉर्वे से मेरे भाई आएंगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरह दफनाऊंगी ताकि तुम अगली गर्मियों में सुंदर फूल बनकर आ सको। उसके नॉर्वे वाले भाई बड़े ताकतवर लड़के थे। उनके नाम थे जोनस और अडोल्फ। उनके पिता ने उन्हें धनुष बाण दिलवाए थे जो दिखाने के लिए वे अपने साथ लाए थे। आयदा ने उन्हें अपने बेचारे फूलों के बारे में बताया कि वे मर गए हैं और यह भी कि उन्हें दफनाना है। जुलूस सा निकाला गया। सबसे आगे धनुष बाण लिए लड़के थे। फिर सुंदर कागज का डिब्बा उठाए नन्ही आयदा थी। बगीचे के कोने में उन्होंने एक कब्र खोदी। आयदा ने फूलों को चूमा और दफना दिया। जोनस और अडोल्फ ने कब्र पर एक तीर गाड़ दिया क्योंकि उनके पास बंदूक या तोप नहीं थी जो छोड़ते। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट में छोड़ें।